अच्छा, कल हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लू एंड ठीक है। वॉइस क्लियर है सबके पास? स्टार्ट करें। मीटिंग यही वाला है क्या? ग्रीन ग्रीन मार्कर। कल हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके बारे में चीजें बताई थी। Photo electric effect is basically when the light of higher frequency or the photon of higher frequency or low wavelength, high energy, higher frequency or lower wavelength hit the metal surface with they transmit their energy to electron. The electron is overcome by its work function. Electron अपने work function को overcome करता है, और उसके बाद they leave the metal surface. वो metal surface को leave कर देते हैं, ठीक है। सही है। वो मेटल सरफेस को क्या करते हैं, लीव कर देते हैं। तो इस फिनोमेनो को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेसिकली ये होता क्या है, कल ये मैंने आपको ऐसे जस्ट मेटल की एक बार बनाकर उसके बाद बताया कि इसमें से मेटल के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, या बिल्कुल इस तरह से जिस तरह के एक इंटर के बच्चे को बताया जाता है या समझाया जाता है, बिल्कुल हमने कल लेक्चर इस तरह से जो है वो कंडक्ट किया। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये सब होता है एक सर्किट के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं इसकी वजह से एक करंट बनता है, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बात एक ही है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बात एक ही है, ठीक है। अब रही बात, अच्छा, अब ये होता किस तरह से, मैंने आपको बताया कुछ चीजें कि अगर अगर आप क्या करो, अगर जो है आप इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी को इंक्रीज करो, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी को इंक्रीज करो वर्क फंक्शन से। इस तरह से इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, ई आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वर्क फंक्शन। तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है पॉसिबल। आपसे ये पूछ सकता है, ये मैंने लिखा है ना, ये इसी फालतू में नहीं लिखा। ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज गिवन फॉर पॉसिबल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन लिख दे इस तरह से, ई इज इक्वल्स टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी लिखे, नॉट इक्वल टू लिखे, इस तरह से लिखो, लेस देन, और उसके बाद ई ग्रेटर देन, ऑप्शन सी, डी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, इसमें से ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल का पूछेगा आपसे। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि ये लाजमी नहीं है कि अगर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये लाजमी नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ये कंडीशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम टू cause photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कम से कम जब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अच्छा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एफ नॉट से जाहिर करूं, सही है, एफ नॉट से, तो एफ नॉट किसके, एफ नॉट लेस देन एच, ऑप्शन बी, एफ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, ऑप्शन सी, एफ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का किस तरह से होगा ये भी थोड़ा देख लो। अब देखो, एनर्जी के लिए कंडीशन कौन सी है, इंसिडेंट एनर्जी जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा है, ई इज इक्वल टू एच एफ, सही है। अगर यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी है तो उसके साथ साथ एक मिनिमम, अगर यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी है तो यहाँ पर उसके साथ साथ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम नाम देते हैं एफ नॉट का। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यहाँ पर ये है एफ नॉट। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, ये फाइव फाइव के, आपको क्या चाहिए, एफ नॉट का वैल्यू चाहिए, तो एफ नॉट को यहीं पर रखो, ये एच इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड,
तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई अपॉन एच, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इक्वेशन के हिसाब से पूछे तो ये कर सकते हो, इनमें ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है ना ही ये ऑप्शन है, ये मैंने जानबूझ कर दिया था 2 पाई के लिए, ये ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर इसका एक्यूरेट लिखना चाहो तो वो कौन सा होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई अपॉन एच। और ये आया किस तरह से, इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच एफ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, मिनिमम को एफ नॉट से जाहिर करो, एच ही यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड, तो ये इससे आ सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये समझ आया? ये समझ आया, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आपने देखे होंगे ये। अच्छा, आपसे मिनिमम वेवलेंथ भी पूछ सकता है, अब ये इसकी मर्जी है कि किस तरह से पूछे। आपने फ्रीक्वेंसी निकाली ना, अब देखो फ्रीक्वेंसी निकाली आपने एफ नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके आया, एच अपॉन सॉरी पाई अपॉन एच, ठीक है, ये आपने निकाला पाई अपॉन एच। अब फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल आएगी हमारी सी अपॉन लेमडा के। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी, सी अपॉन लेमडा, तो एफ की जगह पर मैं क्या लिखूं, सी अपॉन लेमडा नॉट, सी अपॉन लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्यों लिखूंगा मैं, क्योंकि हमें चाहिए किसका वैल्यू, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि वो वेवलेंथ जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके, थ्रेशोल्ड लेमडा, सही है। अब ये किसके बराबर या इक्वल है, ये है एच अपॉन, ये अपना फाई अपॉन एच के, ये किसके इक्वल है, फाई अपॉन एच। यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा से, देखो एफ नॉट की जगह क्या लिखूं, सी अपॉन लेमडा नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाई अपॉन एच। अभी देखो, अभी आपको चाहिए लेमडा, आपको अपॉन अपॉन वाली वैल्यू यहाँ यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नहीं चाहिए, न्यूमरेटर वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा लेमडा नॉट ग्रेट, लेमडा नॉट लेस देन इक्वल टू, लेमडा नॉट इधर चला जाएगा, ये एच इधर आ जाएगा, सी एच अपॉन 5, और ये होगा लेस देन बीच में, क्योंकि ये लेमडा चला गया है उधर, उधर से आप देखोगे तो ये लेस देन और इक्वल टू बनेगा। ये क्लियर हुआ, ये वाला लास्ट वाला सी एच अपॉन 5, यानी कि आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। एक आपको पता हो कि ये वाली कंडीशन, इससे 2-3 सवाल आ सकते हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मेट से, एक ही फॉर्मूला से आप 2-3 सवाल कर सकते हैं। रिपीट करें थोड़ा, ओके। बाबा क्लियर हो रहा है, ओके। हाँ, लेमडा वाला बताता हूँ दोबारा। अच्छा, कल मैंने क्या कहा था, पहली बात तो ये मैं मैक्सिमम क्यों बोलता हूँ, कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक चीज देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम जो है कल क्या पढ़ा था हमने, फोटॉन्स आएंगे, इनको मेटल सरफेस को हिट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊं, ठीक है, सपोज करो इनिशियली क्या है, ये फ्रीक्वेंसी 0 है, ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ समझना। सपोज करो ये इनिशियली इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एनर्जी क्या होगी, 0। अब देखो, सपोज कर रहे हैं फिलहाल, या इसका समझो वैल्यू कम से कम है, तो इस पर अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये अपना फोटॉन्स आकर अगर इनको मेटल सरफेस को हिट करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, कौन सी होती है, वो होती है एफ नॉट। एफ नॉट कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब कॉन्सेप्ट समझना, अब इस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब थोड़ा मैंने इसको इंक्रीज किया, लेकिन ये अभी भी क्या है, एफ नॉट से कम है, अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब मैंने दोबारा से इसको बढ़ाया, लेकिन ये अभी भी एफ नॉट से कम है, फिर भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
अब मैंने इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और जस्ट ये इसके इक्वल आया, जस्ट ये इसके इक्वल आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉपअप करके बाहर निकाल देगा। इसके पास हालांकि कोई काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर है, एक्सेस फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, तो इसको छुड़ाएगा भी और बाकी एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी में दे देगा, अगर लॉसेस नहीं हो रहे तो। यहाँ पर हमने लॉसेस को जो है वो निगलेक्ट किया है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी तो बस ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाहर आएगा। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ? तो इसी वजह से अब इस फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, अब देखो ये कम से कम वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, कम से कम। इसी वजह से इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 1.3 हर्ट्ज, ठीक है, सपोज करो 1.3 हर्ट्ज या मिली हर्ट्ज, सपोज करो 1.3 मिली हर्ट्ज, और मैं अगर गिवन फ्रीक्वेंसी दूं ना 1.2 मिली हर्ट्ज, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये थ्रेशोल्ड है 1.3 मिली हर्ट्ज, मिली यानी कि छोटी सी फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी में दूं इसको 1.2, तो भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मिनिमम जो करने के लिए चाहिए वो 1.3 चाहिए। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? इज इट क्लियर? ओके, अब समझो। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी कम से कम ये है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम से कम ये, तो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, इस तरह से बोलोगे? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को हाई रखा है, लेमडा को कम रखा है। ठीक है, अगर लेमडा को आप बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आपने कौन सी कंडीशन रखी है, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखा है, लेमडा को कम रखा है। अगर आप अपने तरीके से लेमडा को सपोज करो कि हाई वेवलेंथ की रेडिएशन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो आपने कितनी जो है वेवलेंथ बड़ी रखनी है, यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर कम से कम इतनी है तो वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए। इससे अगर मजीद बढ़ाओगे, वेवलेंथ को बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो वेवलेंथ के लिए आप इस तरह से बोलोगे कि ये ज्यादा से ज्यादा वो वेवलेंथ है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। इससे अगर और बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसके केस में उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, अगर मैं थ्रेशोल्ड ये लिखूं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको मैं नाम दूंगा मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ which maximum wavelength which can cause photo electric effect। यानी ज्यादा से ज्यादा ये वेवलेंथ होगी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। इनको कौन होती? ब्लू। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई। अब इस फॉर्मूला से निकालो फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन बनेगा। आप देखो फ्रीक्वेंसी का निकालो पहले। ई ई किसके बराबर है, एच एफ। सही है, ओके। अब फ्रीक्वेंसी, अगर एनर्जी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चाहिए तो फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे, एफ नॉट। अब देखो एफ नॉट आपको चाहिए, यहाँ पर रखो एच एफ नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ये आपकी कंडीशन गिवन है। यहाँ से अगर एफ नॉट का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वर्क फंक्शन अपॉन एच। यानी ये क्या है, ये मिनिमम या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं फॉर्मूला को, ई इज इक्वल टू एच एफ, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, सी अपॉन लेमडा के। यहाँ से मुझे चाहिए क्या, लेमडा की वैल्यू। तो यहाँ से मैं लिखूंगा ई एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, यहाँ से मुझे लेमडा चाहिए तो लेमडा को मैं इधर लेके जाऊंगा, लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया, लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई।
ये समझ आ रहा है? ई के बदले में रखा हमने एच एफ, ठीक है। एच एफ के बदले में फ्रीक्वेंसी को हमने इक्वल रखा सी अपॉन लेमडा के, सही है। और लेमडा को हमने इक्वल रखा किसके, लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। अब पहले ये फॉर्मूला रखो यहाँ पे, ई की जगह पर, ई इसके इक्वल है, तो यहाँ पर रखो एच सी अपॉन लेमडा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। अब क्या होगा, हमें ये लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो ये उधर जाएगा और ये वाला जो, सपोज करो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर ये डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। और अगर इधर से आप देखोगे तो ये बनेगी हमारी वैल्यू एच सी अपॉन सॉरी 5 इज इक्वल टू लेमडा। अब यहां से आप देखोगे इस वाली साइड से, आपको पता होगा अगर मैं इस तरह से लिखूं 3 ग्रेटर देन 2, अगर मैं यहां से लिखूंगा 3 ग्रेटर देन 2 बनेगा। अगर यहां से पढ़ूंगा ना इसको 2 लेस देन 3, 3 ग्रेटर देन 2, 2 लेस देन 3, तो अगर मैं इस तरह से पढ़ूं कि एच एच सी अपॉन लेमडा कम से कम एच सी अपॉन लेमडा एच सी अपॉन 5 का जो वैल्यू हो वो इससे बड़ा हो या इससे कम हो, इसके लिए। लेकिन लेमडा अगर देखोगे ना तो लेमडा कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए इस वैल्यू के लिए, तो ये बनेगी आपकी थ्रेशोल्ड, लेमडा इज लेस देन आर इक्वल टू एच सी अपॉन 5। ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये मैथमेटिकल है, बस थोड़ा इसको एक दो मरतबा लिखोगे याद हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अभी क्लियर हुआ ये? अभी क्लियर हुआ? बाबा आपको क्लियर है? बाबा राव दोनों बताओ। ओके। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कल जो है ना, बस एक चीज रह गई थी, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो थोड़ा आप। सपोज करो एक हमने वैक्यूम चेंबर लिया है, ये आपके समझाने के लिए इसको वैक्यूम में सपोज कर रहा हूँ, वैसे आपके बुक के अंदर जो है ना दूसरा सर्किट बना हुआ है, सही है। यहाँ पर मैंने लगाया है कैथोड, यहाँ पर लगाया है मैंने एनोड, तो ये क्या है, वैक्यूम चेंबर। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, कैथोड। कैथोड पर कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव। और यहाँ से मैंने इसको इलेक्ट्रॉन हिट कर, ये अपना फोटोन हिट करवाए। जब मैं इसको फोटोन हिट करवाऊंगा तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, रेड से बना लूंगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन किस में से बाहर आ रहे हैं, कैथोड में से, तो इसकी वजह से इसको हम इमिटर भी नाम देते हैं, इमिटर, यानी कि जो इमिट कर रहा है। और ये क्या है, ये है हमारा एनोड, एनोड। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये टुवर्ड्स टुवर्ड्स एनोड जाएंगे, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, तो इसको हम नाम देते हैं कलेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, हम क्या करेंगे, इसका जो एनोड है ना, इसका हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर देंगे। अब एक चीज देखो, जब हम इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, ये इस पॉजिटिव चार्जेस इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेजी से इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो ये अपना पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पीडली इसकी तरफ जाएंगे। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस तरह से सपोज करो कि ये क्या करेंगे, एक्सलरेट। एक बात ये हुई,
लेकिन इसके पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ने से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बढ़ेगा। यानी कि इसकी एक चीज मैं लिखूं, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इंक्रीज। यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा नहीं, ओनली दे विल स्पीड अप, ओनली दे विल बी स्पीडली अट्रैक्टेड। यानी कि बस ये क्या करेगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हमने बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से तेजी से खींचेगा, ठीक है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो न्यू बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, अगर आपसे सवाल पूछे कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड में से निकल रहे हैं, हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया बहुत ही ज्यादा, तो अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या कौन सा होगा, 10 से ज्यादा, 10 से कम, कोई और इस तरह से ऑप्शन सेट कर दे। तो आपने नंबर इलेक्ट्रॉन का 10 ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं ये इन फोटॉन्स पे डिपेंडेंट है। ये जो लाइट एनर्जी के फोटॉन्स आ रहे हैं ये यहाँ पर इन पर हिट कर रहे हैं, ये इन फोटॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अदरवाइज इन इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ ये पॉजिटिव पोटेंशियल अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक जो है ना चीज देखें, जैसे शुरू शुरू के अंदर क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिट करेंगे तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो चल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो करंट बनेगा इसको हम सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे उस करंट को देखेंगे हम कि ये करंट कितना बन रहा है। तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब पता है क्या होगा, अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे इस पॉजिटिव पोटेंशियल को, पहले पहले नॉर्मल हमने देखा, जैसे इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे जैसे ही अपना फोटॉन हिट करेंगे, तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दिया। पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से ये सारी चार्जेस इसकी तरफ से मूव हुई, इसकी तरफ मूव हुई एनोड की तरफ, और एनोड की तरफ मूव हुई, चार्जेस का फ्लो बना, इसको हमने सर्किट के साथ अगर कनेक्ट कर दिया तो एक कनेक्ट करंट बन गया जो फ्लो होने लग गया। अब करंट जो फ्लो हुआ इसकी वजह से इसको हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इससे हमने एक चीज देखी कि पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से क्या हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक ये अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, इन चार्जेस को अपने ही एक डायरेक्शन में मूव करवाएगा। ये एक चीज क्लियर हुई। तो इसके बाद आगे चले कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या एक्चुअली, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब एक चीज देखें, ये करंट शुरू के अंदर क्या करेगा, करंट जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये क्या करेगा, ये शुरू के अंदर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इनिशियली, ये शुरू के अंदर इंक्रीज करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल आएंगे तो चार्जेस को खत्म भी तो होना है ना, ये चार्जेस आगे जा रही है आगे जा रही है, यानी कि चार्जेस जिस तरह से मूव करेंगे अपना और ये इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो यानी कि चार्जेस के फ्लो का नंबर कम हो गया, चार्जेस के फ्लो का नंबर कम हो गया तो इट मीन कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट कम हो गया। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सिचुएशन पॉइंट। आपने ये पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इनिशियली स्टेप जो है वो स्पीड अप होगा, अब आगे चलकर क्या होगा वो सेचुरेटेड पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि जो है वो उसकी जो है एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म बन जाएगी। तो ये करंट भी इस तरह से बनेगा कि करंट शुरू के अंदर क्या बनेगा, तेज बनेगा, ठीक है, यानी कि इंक्रीज करेगा। यानी कि सपोज करो इस तरह से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी डायग्राम इस तरह से, तो ये इस तरह से बना। अब ये ग्राफ सारे मैं समझाता हूँ आपको, फिलहाल ये आइडिया दे रहा हूँ। यानी कि इसको अगर हमने शुरू के अंदर बढ़ाया तो ये करंट इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये इसकी एक सेचुरेशन पॉइंट आ गई। ये सारे ग्राफ अलग अलग करके मैं समझाता हूँ, पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं।
अच्छा, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक चीज आपने यहाँ पर देखनी है कि अगर मैं इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाऊंगा, अगर मैं ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी भी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और बाकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब उससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन स्पीडली इसकी तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां से ये हमने क्या रखा था? ये मैंने रखा था कैथोड और ये मैंने रखा था एनोड। ठीक है, ये मैंने रखा था कैथोड, ये मैंने रखा है एनोड। अब एनोड को मैं क्या करूं? जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से लाइट ने हिट किया, फोटान्स ने हिट किया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, यानी कि समझो कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा बाहर आ गए। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूं? इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दूं, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आए तो मैं इस कनेक्शन को उल्टा कर दूं, यहां पर मैं पोटेंशियल कर दूं नेगेटिव। नेगेटिव। अब जैसे ही मैं नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो पहले जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो होगा लेकिन फिर भी जाएगा। फिर मैं इसको और मजीद बढ़ाऊं, फिर भी ये इसकी तरफ जाएगा लेकिन थोड़ा और मजीद स्लो होगा। अगर मैं इस पोटेंशियल को इतना बढ़ा दूं कि ये इलेक्ट्रॉन मूव ना करे, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट जीरो हो जाए तो उसको मैं नाम दूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल व्हिच कैन मेक द फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट जीरो। जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट को जीरो कर दे या इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टॉप कर दे, रोक दे, इसके ऑपोजिट में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनेगी? ठीक है, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इसको हमने क्या किया है? पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज the potential at which अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट को मैं नाम दे रहा हूं, सपोज करो पी आई से। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट एट विच पी आई इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट को जीरो कर दे उसको हम नाम देंगे क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस पर फोर्सेस किस तरह से लगेंगी? इलेक्ट्रॉन वैसे ही फील्ड के ऑपोजिट जाता है। ठीक है, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको जो एनर्जी मिली वो एनर्जी इसने वर्क फंक्शन में कन्वर्ट की और उसके बाद बाकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे जा रहा है। अब ये काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे जा रहा है, लेकिन ये जो इसके ऑपोजिट फोर्स लगेगा, ये किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट फोर्स। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स का अपना फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई बराबर किसके होगा? काइनेटिक मैक्स के। तो ये वाला एक इक्वेशन याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये किस तरह से आगे इसमें से दो और फार्मूलाज बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर हुआ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो इसको रोकने के लिए भी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ और ग्राफ। क्लियर हुआ? समझ आया? इलेक्ट्रॉन देखो ना, फोटॉन्स ने हिट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर आए। इलेक्ट्रॉन बाहर है, हमने क्या किया? पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। अब सामने से और नेगेटिव चार्ज आ गई तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगी? रिपेल। हमने पोटेंशियल और बढ़ाया और स्लो हो गया, हमने पोटेंशियल और बढ़ाया और स्लो हो गया, इतना स्लो हो गया कि रुक गया। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा था, अपोजिट में इसको इतना फोर्स लगा कि इस मोशन को रोक दे। ठीक है, इसकी मोशन जो है स्टॉप हो गई। अब मोशन स्टॉप हो गई तो करंट ऑफ फ्लो स्टॉप हो गया। करंट ऑफ फ्लो स्टॉप यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट जीरो। तो वो पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट जीरो हो जाए या इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो स्टॉप हो जाए, दैट इज नोन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको रिवर्स पोटेंशियल भी कहा जाता है। क्लियर हुआ ये? क्लियर है सबको?
इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी तो कल तो ये मैंने बताया था ना, इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम रहेगा। अब ये बताता हूँ कि किस तरह से होगा। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज क्या, ये यहाँ पर देखो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मैंने आपको कल कहा था कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि फोटॉन्स का नंबर बढ़ा दो। मैंने कल एक बल्ब वाला एग्जांपल दिया था कि एक की इंटेंसिटी 50 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटर सेकंड है, और दूसरे की जो एनर्जी है वो 100 वाट है। तो सपोज करो 100 से अगर 10 फोटॉन निकल रहे हैं तो 50 वाले में से 5 फोटॉन्स निकलेंगे। यहाँ पर ये जो फोटॉन्स हिट करेंगे इसको, तो ये क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। अगर मैं इस फोटॉन का नंबर बढ़ा दूं और एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो अगर ये 5 है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ये बात सही है। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ये क्या, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से क्या बनता है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये चीज लिख लो, ये मैंने कल बताई भी थी चीज वैसे भी, कि फोटॉन्स, फोटॉन्स के नंबर को अगर इंक्रीज करो तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोटॉन्स के नंबर को बढ़ा दो, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट भी इंक्रीज होगा, या इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, और ये अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना इंटेंसिटी का, बताने तो दो बाबा, ये पूरा तो पूरा कर लूं फिर बताता हूँ ये। ठीक है, फोटॉन के नंबर को बढ़ा दो, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ेगा। इस तरह से बोल सकते हो कि इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, फोटॉन का नंबर इंक्रीज हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ेगा। लेकिन देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ये अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सही है, आपने इंटेंसिटी को चेंज किया है सिर्फ। और मैंने आपको कल एक चीज कही थी कि इंटेंसिटी को चेंज करने से एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब देखो, एनर्जी इसकी कांस्टेंट है, तो जो पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए वही इसको भी रोकने के लिए चाहिए, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है केमेक्स। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी केमेक्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, केमेक्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, केमेक्स। तो इस पर जो अपोजिट में फोर्स लगाऊंगा या पोटेंशियल लगाऊंगा वो है वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको भी उतना ही लगाऊंगा, वी नॉट। इसको भी कितना ही लगाऊंगा, वी नॉट। यानी कि पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। जब इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, ठीक है, दोनों चीजों को मिक्स मत करो, पहले एक चीज याद करो। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपना करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अब हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने से एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करोगे तो ही इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी सबकी कांस्टेंट है या सबकी एक जैसी है, तो सबको बराबर बराबर फोर्स लगाकर रोकना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस तरह से, ये मैंने लगाया इधर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये मैंने लगाया स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, और ये मैंने कोई नेगेटिव वाली वैल्यू लगाई, नेगेटिव वी नॉट। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी सबकी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबकी कांस्टेंट। तो ये यहां पर आके रुकेगा। सही है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर एक किसी की काइनेटिक एनर्जी कम है ना, अगर सपोज करो कि एक किसी की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो ऊपर जाने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। इसको मैं नाम दूं ए, इसको मैं नाम दूं बी। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो इस रिलेशन से आप बता सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। और इसको जो स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल चाहिए होगा वो भी कम होगा।
यानी इसको अगर मैं नाम दूं वी ए, तो इसको मैं नाम दूंगा वी बी। ये बात समझ आई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकने के लिए भी ज्यादा देना पड़ेगा। इंटेंसिटी को बढ़ाने से या कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी के लिए ग्राफ कौन सा बनेगा? इंटेंसिटी के लिए और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ये मैं रिमूव कर दूं, उसके बाद ये बनाता हूँ। ये बाबा क्लियर हुआ? ये अभी क्लियर हो रहा है सबको? ओके। सही है, ये पूरा बता दो, फिर उसके बाद बुक वाले जो ग्राफ है वो एक्सप्लेन करता हूँ अलग से बना के, ठीक है? फिलहाल तो ये अपने हिसाब से जो लेक्चर के हिसाब से बना रहा हूँ, और ग्राफ भी मैंने ज्यादा बना दिए, लेकिन आपके बुक के जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो एक चीज तो मैंने आपको बताई, इंटेंसिटी को बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ेगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, यानी कि रोकने वाला पोटेंशियल भी उसके लिए सेम। दूसरी क्या चीज है कि आप जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फोटोन आ रहा है उसके पास जो फ्रीक्वेंसी है, उस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दो। अब जब इंसिडेंट फोटोन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे तो इसकी एनर्जी भी क्या बढ़ेगी? इंक्रीज होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब इसको हिट, ये अपना फोटोन जब इसको हिट करेगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो स्पीडली जाएगा आगे, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? इंक्रीज। सिर्फ बाहर निकलने के लिए इस एनर्जी में से कुछ खर्च करेगा, बाकी वो अपनी एनर्जी कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं एक चीज ये बनाऊं, अच्छा दूसरा मैं क्या बनाऊं कि अगर ये फोटोन हिट कर रहा है इसको, इसकी मैंने बस इंटेंसिटी बढ़ाई है, तो इन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी इनसे, इसके कंपेयर, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ पर आपने सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई है, इंटेंसिटी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन इसके हिसाब से कम होगी क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहाँ आप किस तरह से बोलोगे कि इन दोनों, इसका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, जिस तरह से मैंने पहले बताया काइनेटिक एनर्जी वाला, ये है वी नॉट। अच्छा इसको मैं नाम दूं ए, इसको मैं नाम दूं बी। सही है, ये है काइनेटिक एनर्जी एम एक्स, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये वी नॉट रोकने के लिए। अब देखो जैसे अगर मैं ए का बनाऊं, ए का ग्राफ बनाऊं, तो सपोज करो ए की क्या है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने के लिए पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा। पोटेंशियल कहाँ बढ़ता है? स्टॉपिंग, ये अपना एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो अगर मैं इसको नाम दूं कौन सा, एक ये बनाऊं मैं और दूसरा ये वाला। अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है? जिसकी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी वो ए वाला, यानी कि ऊपर वाला, ठीक है? और ये नीचे वाला बी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका कौन सा है? इसका है वी बी। इसका क्या पोटेंशियल है? बी ए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? इस तरह की ग्राफ आपके बुक के अंदर गिवन है, आपने मिस हैंडलिंग नहीं करनी, बस थोड़ा सा देख लेना है कि ये किस तरह से गिवन है, और उसके बाद जो है ये आराम से हो जाएंगे। मैं देखूं कि आपके बुक के अंदर कौन से ग्राफ गिवन है। ग्राफ देखकर आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ बता क्या रहा है। ग्राफ का मतलब यही होता है, ग्राफ आपसे बोलता है, जब आप ग्राफ को देखते हो ना, एंड व्हेन यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ ग्राफ, अगर आपको ग्राफ की अच्छी नॉलेज है तो ग्राफ को आप देखोगे तो ग्राफ खुद बता रहा होगा कि मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, आप देख नहीं रहे। काफी बच्चों को ग्राफ जो है सही नहीं पड़े हुए होते, तो फिर उनको मसला होता है। ये सिर्फ इन ग्राफ की नहीं बात कर रहा, जनरली ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अब देखो एक आपके बुक के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट का। इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, आईपी। आईपी को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट का, ठीक है?
अब ये यहाँ जाने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल, ये V पोटेंशियल के लिए। दूसरा ग्राफ भी इसी तरह से। अब दोनों में फर्क क्या है ये आपने देखना है और मैंने आपको समझाना है। ये पोटेंशियल और ये IC। ये V0 अब एक चीज देखो, इन ग्राफ से देखकर आपको क्या पता लगता है, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। ग्राफ को हमेशा एक्स और वाई में देखा करो कि बता क्या रहा है। ग्राफ कहाँ बढ़ रहा है, वाई के डायरेक्शन में। अब वाई के डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, अपना करंट बढ़ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको नाम दूं I2 और इसको नाम दूं I1, तो इसका मतलब ये है कि I2 जो है वो ग्रेटर है किसके, I1 के। ये बात सही बताई है मैंने कि ये वाला जो करंट है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ से अगर देखोगे तो ये 2 4, ये 6 बना, ये 8 बना, थोड़ा लाइट अलाउ, ये 6 बना, ये 8 बना और ये 10। सही है। अगर इसको वैल्यू को ऊपर लेकर जाओगे इसका मतलब ये है कि वैल्यू बढ़ रहा है। अब ये देखो, ये 6 पर है और ये 8 पर, तो इसका मतलब ये है कि I2 इज ग्रेटर देन I1। ये बात क्लियर हुई। और ये किसके लिए, ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर मैं इस तरह से पूछूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ज्यादा है, तो आप बोलोगे I2 के नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा है। इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो I2 की इंटेंसिटी भी ज्यादा है। ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। सही है। अब देखें, मैंने आपको कहा कि जब इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। सारे इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो एक ही एनर्जी के साथ निकलेंगे। तो सबको रोकने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी या फोर्स लगाना पड़ेगा वो उतना ही होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे कि इसकी एनर्जी भले इंटेंसिटी ज्यादा है और इसकी इंटेंसिटी कम है, या इसका करंट ज्यादा है, इसका करंट कम है, लेकिन दोनों को रोकने के लिए जो पोटेंशियल आ रहा है वो सेम है। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर बोथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, इसका भी यही है और ये I1 का भी वही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों को, यहाँ सिर्फ करंट बढ़ रहा है और करंट को मैंने बताया था कि इंटेंसिटी के साथ रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी को कम ज्यादा नहीं होगा, तो रोकने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वही सेम रहेगी। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा ग्राफ देखें, दूसरे वाले ग्राफ में क्या है, करंट सेम है, यानी कि करंट सेम आ रहा है, लेकिन एक जो बॉडी है वो IB पर रुक रही है, VB, पोटेंशियल एट बी। स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका VB है और इसका VA है। तो ज्यादा पोटेंशियल किसका है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में आपने ज्यादा वैल्यू देखना है कि कौन सा है। तो ये इसका वैल्यू, VA का वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसको आप नाम दोगे VA इज ग्रेटर देन VB। VA का पोटेंशियल ज्यादा है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई है कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर एनर्जी ज्यादा होगी ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा या एनर्जी ज्यादा, तो उसको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, EA इज ग्रेटर देन EB। और इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ B। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, लेमडा B इज लेस देन लेमडा A। एक ही ग्राफ से आप 4-5 रिजल्ट देख सकते हो। बस ग्राफ का पता होना चाहिए कि आपको पता है क्या देंगे, ये वाला ग्राफ देकर पूछेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी पूछे, देख लो जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रोकने के लिए उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी। सही है। और एनर्जी बता सकते हो, वेवलेंथ भी बता सकते हो। ये 3-4 चीजें, 1-2 चीजें आपसे पूछेगा, मैंने 3-4 बता दी, वो आप कर सकते हो। ठीक है।
क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, और होता है एक कॉम्पटन इफेक्ट। बुक के अंदर और कोई डायग्राम तो नहीं है ना? आई थिंक सारी डायग्राम मैंने बता दी है, और उससे ज्यादा बता दी, आई होप। ठीक है, बुक के अंदर कोई डायग्राम। बाबा आपको क्लियर हुआ? ये बार बार पूछ रहे थे सर थोड़ी देर पहले बीच में, अभी बताओ। सारी बता दी है मैंने शायद। बाबा क्लियर हुआ आपको? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। सही सही, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला भी है। एक सेकंड बताता हूँ मैं। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा होगा यहाँ पे kmx। अब इसको ऑपोजिट में हमें वर्क करना पड़ेगा या इसको रोकने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्यू क्यू डेल्टा वी रखेंगे। यहाँ पर शायद सवेरे मैंने क्यू ई रख दिया था, इसको करेक्ट कर लेना। क्यू ई नहीं होगा, क्यू ई फोर्स होता है। ये जल्दी जल्दी बताने में हो गया, ठीक है। ये क्यू डेल्टा वी रखेंगे क्योंकि ये वर्क के बराबर है। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डेल्टा वी है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, तो मैं इसको नाम देता हूँ वी नॉट। वी नॉट के साथ ये किसके इक्वल होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, आपको वी नॉट की वैल्यू चाहिए, तो वी नॉट यहीं पर रखो, क्यू को उधर लेके जाओ, तो ये क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू टू। एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। क्लियर है? दूसरा ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालते हैं हम। E इज इक्वल टू वर्क, कल जो हमने निकाला था काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा ये एच एफ नॉट माइनस ये ये जो वर्क फंक्शन है ना, इसका ये फॉर्मूला है क्यू वी नॉट। क्यू वी नॉट सही है, ये वाला क्लियर है। यहाँ से आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो और वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी पूछे तो ये बनेगा वेलोसिटी के लिए, फॉर वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों वी से है, इसी वजह से कंफ्यूजन होती है। वेलोसिटी के हिसाब से किस तरह से निकालोगे, क्यू वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये टू इधर आएगा तो ये बनेगा 2 क्यू वी नॉट अपॉन एम इंटर वी स्क्वायर। अब ये v किसके लिए बन जाएगा, 2 क्यू वी नॉट अपॉन एम। इसको कभी कभी q को इलेक्ट्रॉन के लिए e भी लिखा जाता है, तो इसको हम e भी लिख सकते हैं, ठीक है। q को आप e के बराबर लिख सकते हो। सही है, क्लियर हुआ ये? बाबा क्लियर है? क्लियर है बाबा? ओके, ठीक है। अब देखो, ये 1/2 एम वी स्क्वायर, ये हमने रखा एच एफ नॉट प्लस, ये सॉरी माइनस क्यू वी नॉट। अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, वी नॉट की।
तो इसको इधर लेके आओ, इसको रीअरेंज करो थोड़ा, प्लस क्यू को इधर लेके आओ, इस काइनेटिक एनर्जी को उधर लेके जाओ, तो ये बनेगा क्यू वी नॉट बराबर होगा किसके, एच एफ नॉट माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर, और इस v को इधर लेके वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट, या इसको आप ई रखो फिलहाल के लिए, ई अपॉन ई माइनस 1/2, या इसको के मैक्स रखो। ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्स, तो इसको बराबर रखो के मैक्स अपॉन ई, क्योंकि ये दोनों के साथ डिवाइड करेगा। तो ये एक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास दूसरा बन जाता है जब आपको एनर्जी के टर्म्स में गिवन हो। ये दो फॉर्मूला, ये आपके शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस के अंदर आपके ये फॉर्मूला गिवन है। बस एक चीज याद रख लो, फॉर्मूला ज्यादा बुक में ये वाला है। हाँ चलो ये देख लो, अगर बुक में है तो अच्छी बात है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के शुरू वाला फॉर्मूला कौन सा था, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 1/2 mv स्क्वायर होती है, एनर्जी किसके बराबर है, एच एफ नॉट, और ये वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, क्यू वी नॉट के। क्यू को आप ई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ई रखो, सपोज करो इस क्यू वी नॉट को मैं इधर लेकर आया, और ये 1/2 को मैं उधर लेकर गया, ये प्लस है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो एच एफ नॉट माइनस 1/2 mv स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस क्यू वी नॉट इसको इधर लेकर आओगे तो ये बनेगा ई वी नॉट। यहाँ से पोटेंशियल क्या है, वी नॉट, आपको सिर्फ पोटेंशियल चाहिए, तो ये ई जाकर उधर डिवाइड करेगा, तो जब डिवाइड करेगा ना तो बीच में माइनस है, तो ये इसके साथ भी डिवाइड में होगा और इसके साथ भी डिवाइड में होगा, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे ई अपान, ये एच एफ नॉट किसके बराबर है, ई के, तो ई अपान ई, ई किसके लिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस बीच में फॉर्मूले वाला, और ये किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्स, इसको भी किसके साथ डिवाइड करोगे, ई के साथ। ये क्लियर हुआ, इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो, एनर्जी की जगह एफ नॉट एच एफ नॉट रखो, एच एफ नॉट अपॉन ई माइनस काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन ई, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 ई। फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स होती है, ये देखना पड़ता है आपने कि पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है, बाकी हो जाता है, फोटो कंडीशन है। क्लियर हुआ ये, क्लियर है बाबा, क्लियर है। अब देखो इसको मोमेंटम के टर्म्स में भी रख सकते हो, अगर मैं यहाँ लिखूं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम किसके बराबर होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। अब देखो वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू एम, यहाँ पर रखो, ये किस तरह से लिख सकते हो, एम वी इंटू वी, क्योंकि एम वी स्क्वायर है, अपॉन इसके नीचे क्या है, 2e। अब देखो एम वी किसके इक्वल है, मोमेंटम के, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पी इंटू वी अपॉन पी इंटू वी अपॉन 2e, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो मोमेंटम के टर्म्स में। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एच अपॉन ई कांस्टेंट है, फार्मूला की रिजल्ट देखो एच अपॉन ई कांस्टेंट है, सही है, तो ये फ्रीक्वेंसी पर सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। एक रिलेशन तो आपने देखा। अब देखो वेलोसिटी जब ये निकलता है तो वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी और मोमेंटम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इस तरह से आप देख सकते हो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये, समझ आ रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसमें थोड़े फार्मूला थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये वगैरह इसमें थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं करता हूँ ना तो कहीं पर कोई इधर उधर हो सकती है चीज, लेकिन फिर भी बुक से वेरीफाई किया करो चीजें, खुद अगर बुक खोलोगे तो पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ मेंशन है, लेक्चर में मैंने किस तरह से बताया, बुक में किस तरह से लिखा हुआ होता है, तो इस तरह से। और सवाल किस तरह से आ सकते हैं, जब बुक की रीडिंग करोगे तो जब सवाल आएंगे तो वो रीडिंग आपको हेल्प करेगी। अगर बुक में एक लाइन लिखी हुई है ना, सवाल आ गया एंट्री में, तो अगर बुक नहीं पढ़ा हुआ होगा तो वो पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह से होगा।
तो बोके की रीडिंग जो है वो मस्त है। ग्राफ तो सारे हो गए, बुक में शायद 3 ग्राफ है। क्लियर हुए ग्राफ? अच्छा, एक दूसरा टॉपिक है, छोटा सा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि बेसिकली हम एक एक्सरे, एक्सरे बोलो, गामा रे बोलो, या एक हाई स्पीड फोटोन बोलो, हाई स्पीड फोटोन, उसको हमने हिट करवाया किसी एक मटेरियल के साथ। जिस तरह से सपोज करो कि ग्रेफाइट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये वाला फोटोन जब हिट करेगा इस मटेरियल के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अपनी जो फोटोन की एनर्जी है, ये इसके साथ एनर्जी और मोमेंटम ई और पी क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा। तो जब इसकी साथ कुछ एनर्जी इसको, जब ये अपना फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, तो इसकी कुछ एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी ओरिजिनल वेवलेंथ को नाम दूं लेमडा आई, यानी कि इंसिडेंट इंसिडेंट वेवलेंथ, यानी कि जो इसकी वेवलेंथ शुरू के अंदर थी, तो क्या हो रहा है कि अभी देखो इसकी लेमडा बढ़ रही है, तो रिफ्लेक्टेड जब ये किसी एंगल पर मूव करेगा, तो इसकी लेमडा इंक्रीज हो जाएगी। इसी प्रोसेस का नाम देते हैं हम क्या, कॉम्पटन इफेक्ट। इट इज दी it is a process where the photon of high energy hits with the electron and moves it at certain angle पर चला गया। अच्छा, इसको क्या बोलते हो, इसको कॉम्पटन एंगल बोलते हो, कॉम्पटन एंगल, या शिफ्ट भी बोलते हो आप इसे। सर्टेन एंगल पर चला जाएगा, सर्टेन एंगल पर चला जाएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा, तो इसकी थोड़ी सी एनर्जी कम होगी और थोड़ा सा इसका मोमेंटम चेंज होगा, तो इसकी एनर्जी जब कम होगी तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस जब इंसिडेंट फोटोन की अपना स्कैटरिंग के बाद, अच्छा, ये फोटोन जो ऐसे मूव कर गया किसी सर्टेन एंगल पर, इसको हम नाम देते हैं स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड मतलब जो बिखर गया, ठीक है। तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी किसके, तो इसको अगर मैं नाम दूं लेमडा एस के साथ, तो स्कैटर्ड फोटोन की जो लेमडा होगी वो ज्यादा होगी किससे, लेमडा आई के साथ। ये आपने चीज याद रख लेनी है। ऐसा प्रोसेस ये किसने दिया था प्रोसेस, ये करवाया था कॉम्पटन ने। कॉम्पटन ने कहा कि जब एक फोटोन को हिट करवाओगे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसके साथ मोमेंटम और एनर्जी एक्सचेंज करेगा, थोड़ी सी कोलिजन में वेस्ट होगी, एनर्जी कम हो जाएगी और वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ऐसा प्रोसेस जब इंसिडेंट फोटोन से स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ बढ़ जाए आफ्टर हिटिंग विद द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। और एक सर्टेन एंगल पर होता है जिसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन एंगल और कॉम्पटन शिफ्ट। सही है, और ये कितनी होती है लेमडा के लिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी डेल्टा पी 1 माइनस कोस थीटा। ये 1 माइनस कोस थीटा वाला मैंने नहीं बताया था, ये कॉम्पटन एंगल के लिए, ये ये वाला पोर्शन जो है ये एंगल के लिए है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपने ये याद कर लेंगे। लेमडा किसके लिए है, जो आपको अगर सपोज करो कि लेमडा वगैरह पूछ ले, तो आप इस तरह से बता सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी 1 माइनस कोस थीटा। इसको हम नाम देते हैं एच अपॉन डेल्टा पी को, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी, क्योंकि मोमेंटम के लिए एम वी आता है। इसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन कॉम्पटन वेवलेंथ का, शायद बुक के अंदर लिखा हुआ है इसका वैल्यू, कॉम्पटन वेवलेंथ, हाँ, दैट इज कॉम्पटन वेवलेंथ। अगर यहाँ से इस फॉर्मूला को एक चीज देखो, तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि एच कांस्टेंट है, मोमेंटम मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा पर ये एंगल डिपेंड कर रही है। ये लेमडा जो है वो कॉस थीटा, यानी कि लेमडा जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, कॉस थीटा पर।
तो अब देखें, आपने वो वैल्यू cos थीटा का रखना है। एक चीज समझे, थ्योरेटिकली चीज है ये, फॉर्मूला आपको रिजल्ट देता है थ्योरेटिकली, कभी कभी प्रैक्टिकल चीजों में और थ्योरेटिकल चीजों में तजाद होता है। तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस cos थीटा है ना, तो अगर ये वैल्यू कम से कम रखोगे cos की वैल्यू कम से कम रखोगे तो इसमें से कम वैल्यू माइनस होगी, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अभी ये मैं थोड़ा करवाता हूँ आपको तो पता चले। अच्छा, एच अपॉन एम वी, ये कांस्टेंट है। एच अपॉन एम वी को क्या नाम देते हो आप? एच अपॉन एम वी को नाम देते हो आप, दैट इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको जब आप डिवाइड करोगे किसके साथ, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31, और वेलोसिटी कितनी है आपको पता है, 3 इंटू 10 पावर 8। वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको मैं सी के साथ रखता हूँ, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 12, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। ये कॉम्पटन वेवलेंथ है, ये याद कर लो, कॉम्पटन वेवलेंथ। पहली बात तो इक्वल किसके, ये इक्वल है एच अपॉन एम बी के, और इसका वैल्यू क्या है 2.43 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। क्या पता पूछ ले एग्जाम में, सही है। अच्छा, इस तरह से भी पूछ सकता है कॉम्पटन वेवलेंथ का यूनिट क्या है या इसका वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन एम वी, इसको नाम देते हैं हम कॉम्पटन वेवलेंथ का। क्लियर हुआ ये? दोबारा से एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, सुनो, ठीक है, जो जिसने अभी इंटर किया है वो भी सुने, ठीक है। ये एक प्रोसेस है कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें क्या करते हैं हम, फोटॉन को इंसिडेंट करवाते हैं किसी एक मटेरियल के साथ, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटॉन अपनी एनर्जी उसके साथ थोड़ी सी एक्सचेंज करता है, जब कोलिजन होती है तो इस फोटॉन की एनर्जी कम हो जाती है और वो किसी खास एंगल पर स्कैटर हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, इस तरह से समझो। अब जब इसकी एनर्जी कम होगी या फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ऐसा प्रोसेस जब इंसिडेंट वेवलेंथ कम हो जाए किससे, या ऐसे बोलोगे स्कैटर्ड एंगल, सॉरी अपना स्कैटर्ड वेवलेंथ बढ़ जाए किससे, इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और इसकी जो एंगल है ये कॉम्पटन एंगल या कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से फाइंड होती है। इसका जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी एक कांस्टेंट है, इसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ का, दैट इज इक्वल टू 2.43 into 10 पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो 6.6 into 10 पावर माइनस 34, इसको जब इन सब को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगा 2.4 into 10 पावर माइनस 12। तो ये आपने वैल्यू याद कर लेनी है एग्जाम के हवाले से। कॉम्पटन वेवलेंथ आपसे पूछ सकता है, कॉम्पटन वेवलेंथ का यूनिट क्या है ये भी पूछ सकता है, फॉर्मूला क्या है ये भी पूछ सकता है। कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू, ऐसे फॉर्मूला दे दे, एच अपॉन एम वी दे दे, एच अपॉन एम वी स्क्वायर दे दे, ठीक है, ए ऑप्शन ये दे, बी ये दे, ठीक है, सी एच अपॉन इंटू डी दे दे, ठीक है, और ये फाइव अपॉन एम वी दे दे, तो ये क्या होगा, एच अपॉन एम वी। ये क्लियर हुआ? क्लियर है ये? हाँ, एंगल बताता हूँ। एंगल पूछ रहे हो बाबा, ये एंगल के लिए नहीं है, ये जो एच अपॉन एम वी है ना, इसको नाम देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ का। सही है, एंगल का बाकी मैं बताता हूँ कि किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अच्छा, एक चीज देखो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसको एम वी को मैं मोमेंटम भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखो, अगर मैं कॉस की वैल्यू कॉस 90 रखूं, तो कॉस 90 किसके इक्वल होता है, कॉस 90 इक्वल होता है हमारा 0 के। तो ये लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हमारा लेमडा का वैल्यू जो मिलेगा एच अपॉन एम वी मिलेगा। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये किसके इक्वल है, कॉम्पटन वेवलेंथ के, कॉम्पटन वेवलेंथ के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेमडा का वैल्यू किसके इक्वल मिला हमें, तो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल हमें लेमडा का वैल्यू मिला। अब अगर मैं एंगल रखूं 90 अपना 0, कोस को मैंने रख दिया 0,
cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। तो ये किस तरह से होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी 1 माइनस cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो ये एच अपॉन एम वी इंटू ये हमारा 0। तो ये ओवरऑल क्या बन गया 0। तो कॉम्पटन वेवलेंथ ये थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के हिसाब से अगर आपसे पूछे तो इस तरह से करना है। अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ है cos 0 1। अगर आपने रखा तो 1 की वजह से ये लेमडा की वैल्यू 0 बन गई। ये कौन सी अपना जो वेवलेंथ आपने कॉम्पटन वेवलेंथ के लिए निकालनी। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं एक सवाल पूछूं 8 वाट एंगल, अगर सवाल पूछूं 8 वाट एंगल theoretically lambda will be maximum। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, हिंट दे दूं, कॉम्पटन वेवलेंथ के लिए पूछ रहा हूँ या स्कैटर्ड वेवलेंथ के लिए। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 0। अब ये तो दोनों मैंने करवाए, ये तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 120, या इसको 60 रख दो। ये क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए 90, 0, 180 और 60। इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे लग रहा था तुम सही बताओगे। गलत है बाबा, 90 नहीं होगा। मैं करवाऊं, हाँ अभी आया ना लाइन पर। इसका जो वैल्यू ज्यादातर बच्चों को लगता है क्योंकि यहाँ पर कॉस है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो ये ज्यादातर बच्चे 90 बताते हैं, लेकिन ये 90 नहीं होगा। देखो किस तरह से, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है ना, तो ऐसी कौन सी एंगल है जहां पर कॉस का वैल्यू -1 होता है। तो -1 होता है हमारा कॉस 180 पर, तो इसको मैं लिखूं कॉस 180 डिग्री। तो ये किस तरह से बन जाएगा, एच अपॉन एम वी बनेगा, एच अपॉन एम वी बनेगा 1 माइनस, और ये फार्मूले वाला माइनस, फार्मूले वाला माइनस, ये माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस। तो ये क्या बनेगा एच अपॉन एम वी इंटू 2, यानी कि ये अपना कॉम्पटन वेवलेंथ के डबल आ रहा है वैल्यू इसका। तो वो एंगल जिस पर कॉम्पटन वेवलेंथ का वैल्यू डबल आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है, इसी सवाल डायरेक्ट आते ही इसमें से कॉम्पटन वेवलेंथ के लिए अगर सवाल हो तो डायरेक्ट बस देखकर 180 को टिक मार देना, ठीक है। ये 90 पर कंफ्यूज मत होना कि कॉस देखकर 90 लगाओ, सही है। एच अपॉन, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा सिंपल होता तो फिर 90 करते, ठीक है। तो 2 एच अपॉन एम वी, ये वाला क्लियर हुआ कॉम्पटन वेवलेंथ का, कॉम्पटन वेवलेंथ के लिए ये वाला क्लियर हुआ। अच्छा अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा वैल्यू है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पर क्या होगा, cos थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पर कॉम्पटन वेवलेंथ का हाफ वैल्यू आएगा, कॉम्पटन वेवलेंथ, यानी कि इसको इस तरह से मैं लिखूं एच अपान 2 mv, कौन से वैल्यू पर इसका वैल्यू आएगा, इस तरह से एच अपान 2 mv। तो ये भी आप फॉर्मूले से कर सकते हो 1 माइनस cos थीटा। तो ये यहाँ पर आपने 1 में से 1 बाय 1, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तभी तो 1/2 आएगा। और cos 1/2 का वैल्यू कहाँ पर होता है, cos 1/2 का वैल्यू होता है 60 डिग्री पर, यानी कि 60 डिग्री पर का कॉम्पटन वेवलेंथ का हाफ ऑफ दी वैल्यू आपको मिलता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन अच्छे खासे करवाए मैंने आपको, अगर इस तरह से आ सकते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस हो गई, अगर इसको देख लो इन 3-4 सवालों को, ये क्या है ये किस तरह से है, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, इसमें से कोई चीज मिस नहीं होने वाली आपकी। फोन ले क्लियर हुआ, ये किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। इज इट क्लियर। क्वेश्चन है किसी को, क्वेश्चन है किसी को, फातिमा आपको क्लियर हुआ। हाँ हाँ करवाऊंगा करवाऊंगा, ये सारा एमसीक्यू ही तो करवाया है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए।
इसमें न्यू के मैंने कौन सी चीज बताई है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारे मैंने एमसीक्यू ही करवाए हैं। जो जो लेक्चर लेक्चर कल वाला सुनना और आज वाला और देखना, उसके बाद जो सवाल देखोगे ना, जो मैंने चीजें बोली है उस वही सवाल होंगे। अगर एक ही नहीं आता तो मैं बोलू भेज दूंगा, वो देख लेना खुद। सही है, करना, कोशिश करना, और फिर मुझे भी भेजना, अगर नहीं आए समझ तो फिर मैं करके दूंगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी करवाऊंगा। इसमें ज्यादातर ग्राफिकल बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्राफ में, और एक दो सवाल मेरे ख्याल से आते हैं इसमें अपना एच एफ नॉट, ये इसमें इस तरह कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्या है बेसिकली, कि एक गामा रे में से, एक गामा रे, अच्छा गामा रे को आप क्या बोल सकते हो? आप एक्सरे बोल सकते हो, आप इसको हाई एनर्जी फोटॉन भी बोल सकते हो, हाई स्पीड फोटॉन, क्योंकि ये हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, ठीक। इसको हम किसी न्यूक्लियस में से गुजारते हैं, गामा रे जाके न्यूक्लियस में हिट करेगा, और इसमें से क्या बना, इसमें से दो पार्टिकल्स बन गए, एक गया ऊपर, एक गया नीचे, क्योंकि यहाँ से को आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर नीचे नेगेटिव। अब जो नेगेटिव की तरफ आएगा, अब जो नेगेटिव की तरफ आएगा अपना, वो क्या होगा, वो होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप नाम देते हो, इसको आप नाम देते हो अपना पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। और एंटी पार्टिकल, इसको आप क्या नाम देते हो? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप दूसरा नाम ये देते हो, एक पॉजिटिव पॉजिट्रॉन। अच्छा, ये क्या होता है, आप एक चीज देख लो, इलेक्ट्रॉन इसको क्यों नहीं बोलते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फर्क है, और इसमें पॉजिट्रॉन और एंटी अपना पार्टिकल में क्या फर्क है? ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। तो ये एक जैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन चार्ज दोनों के ऊपर सेम होती है। लेकिन ये जो पॉजिट्रॉन और अपना एंटी पार्टिकल ऑफ, इसको जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मास में भी इक्वल होते हैं और चार्ज में भी, लेकिन फर्क ये होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसको ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के साथ हम जाहिर करते हैं। इसमें से क्या होगा, इसके लिए पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस तरह से आप निकाल सकते हो? ये निकाल सकते हो आप एम नॉट सी स्क्वायर से। ये आइंस्टाइन की एनर्जी वाला फॉर्मूला, ये आप लगाकर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल सकते हो। और जब ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बनेगा, तो हर एक के पास जो एनर्जी होगी वो होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। 0.51 इसके लिए, 0.51 उसके लिए, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। इसको जब आप रिवर्स करोगे ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा, यानी ये पॉजिट्रॉन और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन को आप जब आपस में मिलाओगे तो एक गामा रे प्रोड्यूस होगा, और उसमें से एनर्जी जो है वो कुछ रिलीज होगी। गामा रे बेसिकली क्या है, एनर्जी है, गामा रे रिलीज होगा, और उसको हम नाम देते हैं एनिलेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इसका एक रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज एनिलेशन ऑफ मैटर। और इसको पेयर प्रोडक्शन को आप बोलते हो मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम? मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को हमने मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। क्या आइंस्टाइन ने कहा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला E = mc स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम दूसरा नाम रखते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। पेयर प्रोडक्शन मिनिमम अमाउंट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन होगी। अगर 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे तो ये पेयर प्रोडक्शन नहीं करवाएगा। 1.02 इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कॉज पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। टू चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड, will be oppositely attracted to the one will be attracted towards the negative plate and other will be attracted towards the positive plate. The charge which is attracted with the positive plate or negative plate, positive will be attracted towards negative plate and negative will be attracted towards positive plate, ठीक है। And both are alike in mass and in charge, but charges are opposite. Both contains the energy of 0.51 mega electron volt, and negative charge also contains the energy of minus 0.5 सॉरी अपना 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल जो है हम मजीद डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ सबको? स्टडी ऑन दिस क्लियर हुआ? ओके। अब जिसका लेक्चर मिस हो गया है वो देख ले, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया। इसका बिल्कुल रिवर्स है वो अपना एनिहिलेशन ऑफ मैटर। आप देखना, कोशिश करना बुक से पढ़ने की। इसका बिल्कुल रिवर्स है, वो समझ आ जाएगा। जो चीज़ समझ ना आए वो मुझसे पूछना, अदरवाइज़ मैं करवा लूँगा। सही है? कल हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्शन के बारे में पूछा गया था। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट रहता है, दैट इज़ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। वो 2 टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। उसके बाद वी विल स्विच टुवर्ड्स न्यूक्लियर फिजिक्स। ये चैप्टर जानबूझकर मैंने स्लो चलाया क्योंकि दैट इज़ द चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड इट इज़ समहाउ सरप्राइजिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दीज़ न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा चेंज करके पढ़ा है, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें और आपको क्लियर हो। ठीक है? इंशाल्लाह ताला कल मज़ीद डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।